वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कल हमने पढ़ा था ईगो इज़ द एनिमी, रायन हॉलिडे की किताब से चैप्टर पढ़ा था अपने आप को संयमित रखें। और आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकले। एक व्यक्ति, लेट्स बिगिन, अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकले। एक व्यक्ति जो हर समय अपने विचारों में खोया रहता है, उसके पास अपने खुद के विचारों के अलावा सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके फलस्वरूप वो वास्तविकता से संपर्क खो देता है और भ्रम की दुनिया में जीने लगता है। एलन वॉट्स। पहला किरदार एक लड़का होल्डन कॉफील्ड है जो अपने आप में खोया रहता है और मैनहट्टन की सड़कों पर इधर से उधर घूमता रहता है और उसे इस संसार के साथ समायोजित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरा किरदार लॉस एंजलिस में रहने वाला एक युवक आर्टुरो बंदिनी है। वह एक प्रसिद्ध लेखक बनने की कोशिश कर रहा है। वह हर उस व्यक्ति से अलग हो जाना चाहता है जिससे भी वह मिलता है। वह बस अपने ख्यालों की दुनिया में अकेला रहना चाहता है। तीसरा किरदार 1950 के दशक में न्यू ऑर्लियंस शहर में एक समृद्ध खानदान से ताल्लुक रखने वाला लड़का बिंग्स बोलिंग है, जो अपने जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी से बचने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग उपन्यासों के इन सभी काल्पनिक पात्रों में कोई एक चीज़ है जो सब में समान है। वे अपने खुद के ख्यालों के संसार से बाहर निकलने में असमर्थ थे। जेडी सेलिंगर की सुप्रसिद्ध उपन्यास द कैचर इन द राई में उसका प्रमुख किरदार होल्डन कॉफील्ड स्कूल में नहीं रह पाता है। वह वयस्क होने से डरता है और अपनी जिंदगी की इन सब उलझनों से दूर जाने के लिए बुरी तरह परेशान है। जॉन फेंटे की उपन्यास आस्क द डस्ट, जो एक श्रृंखला का हिस्सा है जिसे द बंदिनी क्वार्टेट के रूप में जाना जाता है, का मुख्य पात्र वह युवा लेखक उस जीवन का अनुभव नहीं करता है जिसे वह जी रहा है। वह तो अपने जीवन को एक टाइपराइटर के एक पृष्ठ पर देखता है और आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि क्या उसके जीवन का लगभग हर सेकंड एक कविता, एक नाटक, एक कहानी और एक समाचार लेख में उसके मुख्य पात्र के रूप में मौजूद है। वॉकर पर्सी की उपन्यास द मूवी गोअर में उसका नायक बिंग्स बोलिंग फिल्म में देखने का आदी है और वह अपने स्वयं के जीवन की असहज करने वाली उदासीनता के बजाय स्क्रीन पर मौजूद जीवन के आदर्श संस्करण को वरीयता देता है। किसी लेखक के काम के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन ये प्रसिद्ध आत्मकथात्मक उपन्यास है। जब हम इन लेखकों के जीवन को देखते हैं तो तथ्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। जेडी सेलिंगर वास्तव में एक प्रकार की आत्ममुग्धता और अपरिपक्वता से पीड़ित थे, जिसने उनके लिए दुनिया को सहन करना बहुत मुश्किल बना दिया था, उनको मानवीय संपर्क से दूर कर दिया था और उनकी प्रतिभा को पंगु बना दिया था। जॉन फेंटे को अपने अधिकांश कैरियर के दौरान अपने अत्यधिक अहंकार और असुरक्षा की तीव्र भावनाओं से जुड़ी अस्पष्टता का समाधान करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा था। अपनी हताशा की स्थिति में उन्होंने गोल्फ कोर्स और हॉलीवुड बार के लिए अपने उपन्यासों के अधिकार छोड़ दिए थे। अंततः मधुमेह से अंधे हो जाने के बाद जब वह मृत्यु के निकट पहुंच गए, तब जाकर फिर से गंभीर होने में सक्षम हो पाए थे। द मूवी गोअर वॉकर पर्सी की पहली पुस्तक थी। उनकी यह उपन्यास तब प्रकाशित हो पाई थी जब उन्होंने अपने किशोर अवस्था के आलस्य और अस्तित्व संबंधी संकट पर लगभग विजय प्राप्त कर ली थी। ये व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं चिंताजनक रूप से उनके 40वें वर्ष तक चली थी। इन सभी लेखकों के लिए इनका जीवन कितना ज़्यादा बेहतर हो जाता यदि वे इन परेशानियों से उबरने में पहले कामयाब हो जाते। उनका जीवन कितना आसान हो जाता। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जो उन्होंने अपने सजग करने वाले अपने पात्रों के साथ अपने पाठकों के सामने पेश कर दिया है। यह बहुत ही दुखद बात है कि अपने खुद के ख्यालों से बाहर निकलने में असमर्थता की यह विशेषता केवल इन उपन्यासों के पात्रों तक ही सीमित नहीं है। 2400 साल पहले प्लेटो ने भी उस तरह के लोगों के बारे में बात की थी जो अपने खुद के विचारों में खोए रहने के दोषी है। जाहिर है ऐसे लोगों को ढूंढना तब भी काफ़ी सामान्य था। ये लोग यह पता लगाने के बजाय कि वे जो कुछ चाहते हैं वह सच में कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वे उसे नज़रअंदाज कर देते हैं ताकि जो कुछ भी किया जा सकता है इस बारे में
किए जाने वाले थकाऊ विचार विमर्श से बच सके। वे मान लेते हैं कि जिसे वे चाहते हैं वह उपलब्ध है और बाकी की व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वे उन ख्यालों में खो जाते हैं कि जिन चीज़ों को वे चाहते हैं जब वे उनके पास होगी तब वे किस तरह से मजा करेंगे। इस तरह के स्वप्नों के द्वारा उनकी आलसी आत्माओं को और ज़्यादा आलसी बना दिया जाता है। वास्तविक संसार की वास्तविकता में रहने की तुलना में भावनाओं से परिपूर्ण काल्पनिक संसार में रहना पसंद करते हैं। गृह युद्ध के जनरल जॉर्ज मैकक्लेलन इसी तरह के व्यक्ति का आदर्श उदाहरण है। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान उन्हें अमेरिकी सेनाओं की कमान के लिए चुना गया था क्योंकि उन्होंने उनसे पूछे गए उन सभी प्रश्नों के उसी तरह के सही उत्तर दिए थे जिस तरह के उत्तरों की एक महान जनरल से अपेक्षा की जाती है। जनरल जॉर्ज मैकक्लेलन में वे सभी खूबियाँ थी जो एक बेहतरीन जनरल में होनी चाहिए। वे वेस्ट पॉइंट एकेडमी से ग्रेजुएट थे, वे इतिहास के छात्र थे, वे एक प्रभावशाली सैन्य अंदाज वाले व्यक्ति थे। उनके अपने सैनिक उनसे बहुत प्यार करते थे। फिर भी वह अमेरिकी संघ के संभवतः सबसे खराब जनरल क्यों साबित हुए, यहाँ तक कि अक्षम और आत्मामुग्ध लीडरों की भीड़ में भी, क्योंकि वह कभी अपने खुद के ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाए थे। वह अपने ख्यालों में बसी एक विशाल सेना के सेनापति की अपनी खुद की काल्पनिक छवि के प्यार में पड़ गए थे। वह युद्ध के लिए एक सेना को उसी तरह तैयार कर सकते थे जिस प्रकार एक पेशेवर सेनापति करता है। लेकिन जब वास्तविक युद्ध का नेतृत्व करने की बात आई जब उस महान योजना को युद्ध क्षेत्र में क्रियान्वित करने की जरूरत पड़ी तो मुसीबतें खड़ी हो गई। उन्होंने अजीब तरीके से इस बात पर विश्वास कर लिया कि दुश्मन की सेना बड़ी और बड़ी होती जा रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक बिंदु पर वे वास्तव में 3 गुना फायदे में थे। उन्हें इस बात पर विश्वास हो गया था कि उनके अपने राजनीतिक सहयोगी उन्हें लगातार धमकियां दे रहे थे और उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे, जबकि कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। उनका विश्वास था कि त्रुटि रहित सटीक योजना के साथ एक निर्णायक सैनिक कार्यवाही करना ही वह एकमात्र तरीका था जिसके द्वारा युद्ध को जीता जा सकता था। वह गलत थे। जॉर्ज इन सब बातों से इतना ज़्यादा आश्वस्त थे कि वे पूरी तरह निष्क्रिय हो गए और बुनियादी तौर पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विरोधी सेना को हराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ऐसा कई बार हुआ जब वे अपनी जगह से महीनों तक नहीं हिले। मैकक्लेलन लगातार अपने ख्यालों में ही खोए रहे। वे अपने बारे में सोच रहे थे कि वे कितना अद्भुत काम कर रहे थे। अपने खुद के लिए उन जीतों के लिए बधाई दे रहे थे जो अभी तक मिली ही नहीं थी, और बहुत बार उन भयानक हारों से बचाने के लिए भी बधाई दे रहे थे जिनके कारण वह राष्ट्रीय प्रयोजन बचा हुआ था। जब किसी भी व्यक्ति ने, यहाँ तक कि उनके अपने वरिष्ठों ने, इस सुकून देने वाली कल्पना पर सवाल उठाया तो उन्होंने एक तुनुक मिजाज, भ्रमित, घमंडी और स्वार्थी मूर्ख की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के ये दुर्गुण अपने आप में असहनीय है, लेकिन इसका एक और ज़्यादा अहम पहलू यह है कि उनके इस तरह के व्यक्तित्व ने एक चीज़ को असंभव बना दिया जो उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम थी, उस युद्ध को जीतना। एक इतिहासकार जिसने एंटीटम में मैकक्लेलन के अधीन लड़ाई लड़ी थी ने बाद में इसका सारांश प्रस्तुत करते हुए कहा था, उनका अहंकार अत्यधिक विशाल था। इसे हम दूसरे शब्दों में नहीं कह सकते हैं। हम सोचते हैं कि ईगो आत्मविश्वास के समान है। यही वह चीज़ है जिसका हमें प्रभारी होने की आवश्यकता है। दरअसल इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। मैकक्लेलन के मामले में इसने उन्हें नेतृत्व करने की क्षमता से वंचित कर दिया था। इसने उनकी इस बात पर विचार करने की क्षमता को छीन लिया था कि उन्हें कार्य करने की भी आवश्यकता है। बार बार मिलने वाले अवसर जो उन्होंने गंवाए वे केवल हंसने योग्य होते हैं यदि उन हजारों हजार लोगों को इसकी कीमत अपनी जान देकर नहीं चुकानी पड़ती। वह स्थिति इस तथ्य के कारण और भी बदतर हो गई जब दक्षिण की ओर से लड़ने वाले 2 कर्तव्यनिष्ठ और शांत सैन्य कमांडर ली और स्टोनवेल जैक्सन पहल करने के लिए एकदम तैयार थे। वे कम सैन्य बल और बहुत कम संसाधनों के साथ मैकक्लेलन के सैन्य दल को शर्मिंदा करने की सामर्थ्य रखते थे। ऐसा तब होता है जब लीडर अपने ही सिर में फंस जाते हैं, अपने ही दीवा स्वप्नों में खो जाते हैं। यह हमारे साथ भी हो सकता है। उपन्यासकार एनी लेमॉट ने इस ईगो की कहानी का अच्छी तरह से वर्णन किया है। वे युवा लेखकों को चेतावनी देते हुए कहती हैं, यदि आप सावधान नहीं हैं तो रेडियो स्टेशन KFKD आपके सिर में बिना रुके लगातार 24 घंटे स्टीरियो की तरह बजता रहेगा।
आपके आंतरिक कान में दाहिने स्पीकर से आत्ममुग्धता की अंतहीन धारा बहेगी। आपकी विशिष्टता का बखान होगा कि आप कितने अधिक खुले विचारों वाले और प्रतिभाशाली और होशियार और ज्ञानी और विनम्र व्यक्ति हैं, जिसे लोग अभी तक सही तरह से समझ नहीं पाए हैं। जबकि बाएं स्पीकर से आत्मघृणा के रैप सॉन्ग बजेंगे। उन सभी चीज़ों की सूची जिन्हें आप अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, वे सभी गलतियां जो आपने आज की हैं और अपने पूरे जीवन काल में की थी, वे आत्मसंदेह युक्त बातें, वे दावे कि जिस किसी चीज़ को आप छूते हैं वह मिट्टी हो जाती है, कि आपका कोई रिश्ता अच्छी तरह नहीं चल पाता है, कि वह हर तरह से धोखेबाज है, आप निस्वार्थ प्रेम करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं, कि आपके पास कोई प्रतिभा या अंतर्दृष्टि नहीं है, और इसी तरह की अंतहीन बातें। कोई भी विशेषकर महत्वाकांक्षी व्यक्ति चीज़ों को अच्छी और बुरी के रूप में वर्णित करने के जाल में फंस सकता है। किसी भी युवा महत्वाकांक्षी व्यक्ति के लिए उत्तेजित होना और अपने विचारों और भावनाओं से अभिभूत होना स्वाभाविक है, विशेष रूप से एक ऐसे संसार में जो हमें अपने व्यक्तिगत ब्रांड का निर्माण करने और उसे विस्तृत रूप देने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें अपने काम और अपनी प्रतिभा को बेचने के लिए कहानियां सुनाने की आवश्यकता पड़ती है, और पर्याप्त समय के बाद हम उस रेखा को भूल जाते हैं जो हमारी कल्पनाओं को वास्तविकता से अलग करती है। अंततः यह अक्षमता हमें पंगु बना देगी, या यह अक्षमता हमारे और हमारे काम के लिए करने के लिए आवश्यक जानकारी के बीच एक दीवार बन जाएगी। यही वजह है कि मैककेलन लगातार त्रुटिपूर्ण खुफिया रिपोर्टों के झांसे में फंसते रहे, जबकि उन्हें समझ जाना चाहिए था कि वे सूचनाएं गलत थी। यह विचार कि मैककेलन का कार्य अपेक्षाकृत सरल था, कि उन्हें बस आरंभ करने की आवश्यकता थी, लगभग बहुत आसान था, और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत स्पष्ट था जिसने इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचा था। मैककेलन हम में से बाकी लोगों से इतने अलग नहीं है। हम सभी चिंताओं, शंकाओं, अयोग्यताओं, पीड़ाओं और कभी कभी थोड़े से पागलपन से भरे होते हैं। हम इस संबंध में किशोरों की तरह होते हैं। मनोवैज्ञानिक डेविड एल्काइन ने एक प्रसिद्ध शोध किया है जिसमें उन्होंने किशोरावस्था के बारे में एक ऐसी परिघटना को चिन्हित किया है जिसे काल्पनिक श्रोता के रूप में समझ सकते हैं। एक 13 साल के बच्चे के बारे में विचार करें जो इतना शर्मिंदा है कि वह 1 हफ्ते की कक्षा को छोड़ देता है। वह निश्चितता के साथ सोचता है कि पूरे स्कूल के सभी लोग उस बच्चे से जुड़ी किसी छोटी सी घटना के बारे में ही सोच रहे हैं और गपशप कर रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उस स्कूल में शायद ही किसी व्यक्ति ने उस घटना पर ध्यान दिया हो। या एक किशोर लड़की के बारे में विचार करें जो हर सुबह 3 घंटे आईने के सामने बिताती है जैसे कि वह मंच पर जाने वाली हो। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि उनकी हर हरकत पर बाकी दुनिया करीब से नज़र रख रही है। जहाँ तक कि वयस्क हो जाने के बाद भी जब हम किसी बिना खतरे वाली सड़क पर चल रहे होते हैं, तब भी हम इस तरह की कल्पनाओं के प्रलोभन में फंसने के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। हम अपने ख्यालों के संसार में खो जाते हैं। हम अपने कानों में एक प्रकार के हेडफोन लगा लेते हैं और अचानक हमारे कानों में एक कर्णप्रिय संगीत बजने लगता है। हम अपने जैकेट के कॉलर को सीधा कर लेते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि हम कितने अच्छे दिख रहे हैं। हम उस सफल काल्पनिक मीटिंग को अपने दिमाग में फिर से चलाने लगते हैं जिसमें हम अपनी कल्पना में भाग लेने जा रहे होते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारे रास्ते में मौजूद भीड़ तितर बितर हो जाती है। हम एक निडर योद्धा के रूप में लगातार शीर्ष की ओर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। यह एक खास शुरुआती समग्र छवि है। यह एक उपन्यास का एक दृश्य है। इस तरह की कल्पनाओं में डूबे रहना हमें अच्छा लगता है। संदेह और भय की भावनाओं और रोजमर्रा की सामान्य गतिविधियों की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा, और इसलिए हम अपने आसपास के संसार की गतिविधियों में भाग लेने के बजाय अपने सिर के अंदर ही अटके रहते हैं, अपनी कपोल कल्पनाओं के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। यही है हमारा ईगो। सफल लोग जो सबसे पहला कदम उठाते हैं वह है अपनी कल्पना की ऐसी उड़ानों पर अंकुश लगाना। वे उन प्रलोभनों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस करा सकते हैं या उनके दृष्टिकोण को विकृत कर सकते हैं। जनरल जॉर्ज सी मार्शल, जो अनिवार्य रूप से मैककेलन के विपरीत मिजाज वाले व्यक्ति थे, कुछ पीढ़ियों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे भी मैककेलन जैसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। कुछ इतिहासकारों और उनके मित्रों के अनुरोध के बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी दैनिक गतिविधियों को डायरी में लिखने से इनकार कर दिया। वे इस बात को लेकर चिंतित थे कि डायरी लेखन के कारण उनके समय और ऊर्जा का एक हिस्सा युद्ध संबंधी सबसे जरूरी कार्यों से हटकर दैनिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखने में लगने लगेगा, जो एक प्रकार का थोथा प्रदर्शन और आत्मधोखा ही होगा। वे चिंतित थे क्योंकि
जब कठिन निर्णय लेने का समय आएगा तो अपनी प्रतिष्ठा और भविष्य के पाठकों के बारे में सोचने के कारण वे दुविधा में फंस सकते थे। उनके सोच, विचार और निर्णय लेने की प्रक्रिया इस आधार पर प्रभावित हो सकती थी कि उनके वे निर्णय भविष्य में कैसे दिखेंगे। हम सभी मन के इस तरह के प्रलोभनों के जाल में फंसने के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। चाहे हम एक प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का संचालन कर रहे हो या किसी कॉरपोरेट कंपनी में उच्च पद पर काम कर रहे हो या किसी के प्यार में बुरी तरह से पागल हो रखे हो। हम अपने कार्यों में जितने अधिक रचनात्मक होते हैं, हमारे लिए हमारे मार्गदर्शक सूत्र को भूलना उतना ही आसान होता है। हमारी कल्पना कई अर्थों में हमारे लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, किंतु यह बहुत खतरनाक भी हो सकती है। यदि यह जंगली जानवर की तरह बेलगाम हो जाए, हमें अपनी धारणाओं पर लगाम लगानी होगी। अन्यथा अति उत्साह में खोए हुए हम अपने भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कैसे कर पाएंगे या घटनाओं की व्याख्या कैसे कर पाएंगे। हम जिज्ञासु और जागरूक कैसे रह पाएंगे। हम वर्तमान क्षण की सराहना कैसे कर पाएंगे। व्यावहारिकता के दायरे में हम रचनात्मक कैसे रह पाएंगे। स्पष्ट सोच के साथ कार्य करने और वर्तमान में जीने के लिए साहस चाहिए। अमूर्त कल्पनाओं के कुहासे में मत जियो। आपके वर्तमान में मौजूद मूर्त और वास्तविक चीज़ों के साथ जियो, भले ही खासकर यदि यह ऐसा करना असहज हो। अपने आसपास जो हो रहा है उसका हिस्सा बने। अपने वर्तमान में मौजूद हर चीज़ का भरपूर आनंद ले। इन सब चीज़ों के साथ समायोजित हो जाए, इनके साथ तालमेल बैठा ले। यहाँ कोई नहीं है जिसके लिए आपको प्रदर्शन करना है। हमें हमारे आसपास जो कुछ भी है उसके साथ और हमारे संसार में मौजूद लोगों और संसाधनों के साथ बस काम करना है, सबक सीखना है और आगे बढ़ जाना है। Thank you very much. Have a wonderful sleep. Good night.